हाँ जी, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं फिर से इस हफ्ते। एंड इस बार की जो पहली अपडेट है वो है बीएसएनएल की तरफ से। बेसिकली बीएसएनएल अब ना बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो रहा है एंड ये कह रहे हैं बीएसएनएल वाले कि भैया अब हम अपने लो परफॉर्मिंग या फिर नेगेटिव परफॉर्मिंग वाले सर्कल्स को टॉलरेट नहीं करेंगे। उन्होंने 5 जोन्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो बेसिकली अब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर नेगेटिव में जा रहे हैं, उनको वो लोग बंद करने का सोच रहे हैं। एंड कुछ ऐसे भी सर्कल्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो ऑन द वर्ज हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं नेगेटिव जाने के, तो वहां पे उनको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, उनको वापसी से प्रॉफिटेबिलिटी में लाना पड़ेगा अगर उनको रनिंग उसको रखना है। नहीं तो इवेंचुअली बीएसएनएल कह रहा है कि धीरे धीरे करके अगर कोई सर्कल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वहां पे उसको बंद कर देंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हर स्टेट या हर जोन के अंदर जहां पे बीएसएनएल के ऑपरेशन चल रहे हैं वहां की टीम और ज्यादा प्रोएक्टिवली वर्क करेगी अपने ऑपरेशंस को बूस्ट करने के लिए, रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचने के लिए, जिससे कि भाई वो बंद नहीं हो जाए एंड उन सबकी इवेंचुअली जॉब्स ना चली जाएं। तो ये सीन बीएसएनएल की तरफ से निकल के आया, सुनने में अच्छा लग रहा है कि चलो बीएसएनएल किसी एंगल में तो अच्छा सोचना स्टार्ट किया। इवेंचुअली सब लोग यही चाहते हैं कि यार बीएसएनएल दोबारा से स्टार्ट हो, अच्छी ग्रोथ दिखाए, 5G या 4G के प्लान सस्ते सस्ते सारी पब्लिक में बांट दे। क्यों, सही कहा ना। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है प्राइस इंक्रीज को लेके। बेसिकली एयरटेल एंड वी जैसे ये दोनों प्लेयर्स हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई यूजर्स को एक बेस प्लान देने के बाद जितना भी वो लोग डेटा यूज करें उसका एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए, पे एज यू गो वाले प्लान मेथड पे लेके आना चाहिए। लेकिन जो इस टाइम पे मार्केट लीडर है ना जियो, वो इस चीज को अपोज कर रहा है कि भाई अगर हमने इस तरीके की इंप्लीमेंटेशन कर दी तो उससे क्या होगा कि डेटा यूसेज लोग कम कर देंगे एंड इससे इवेंचुअली सबका नुकसान होगा। सिंपल सी कहानी ये है कि एयरटेल चाह रहा है कि ये लोग जो 1.5 GB पर डे वाले सिस्टम पे चल रहे हैं उनके हिसाब से अगर वो 299 का प्लान एक महीने का दे रहे हैं तो उसमें 42 GB तक डेटा यू लोगों को मिलता है, जिससे वो पूरा 42 GB तो यूज कर नहीं पाते हैं पूरे महीने में एंड इवेंचुअली वो ऊपर वाले प्लान्स के ऊपर अपग्रेड करते ही नहीं है, जो कि इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा दें, इनका ARPU बढ़े एंड इनके प्रॉफिट्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएं। लेकिन जियो यहां पे कह रहा है कि भैया अगर तुमने एक बेस प्लान सस्ता रख लिया, डेटा ज्यादा नहीं दिया एंड इसके बाद ज्यादा डेटा के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगे तो लोग डेटा का यूसेज इवेंचुअली कम हो सकता है, इससे सबका नुकसान होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रास्ट एयरटेल वाले ये कह रहे हैं कि भाई देखो सारी जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं आज की डेट में, पानी, बिजली, इन सब में क्या होता है, एक बेस प्लान छोटा सा फिक्स चार्ज ले लिया जाता है, उसके बाद जितना ज्यादा हर कोई यूज करता है उतना उसको पैसा देना पड़ता है। सेम चीज आज की डेट में डेटा भी है, एसेंशियल चीज हो गई है, तो इसमें भी एक बेस मिनिमम फिक्स चार्ज रखो, इसके बाद जितने जीबी यूज करोगे उतना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो अभी इन दोनों के बीच में ये फाइट चल रही है कि क्या हो इवेंचुअली। आपको क्या लगता है कि पे एज यू गो वाला ये डेटा के केस में करना चाहिए या फिर डेली लिमिट वाला डेटा ही सही है? मेरे हिसाब से पर्सनली डेली डेटा वाला सिस्टम भाई काफी सही है। पे एज यू गो में वाकई में डेटा यूसेज हर्ट हो सकता है। आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट बेसिकली साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी में है एंड जो ओडिशा हमारी स्टेट है ना, उसके अंदर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है एक COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिससे वो साइबर क्राइम्स को रोक पाए एंड इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि साइबर इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक यूनिट्स, बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ट्रेंड मैन पावर, IT प्रोफेशनल्स, सब कुछ इनको चाहिए इस COE को एस्टैब्लिश करने के लिए। एंड ये जो पूरा सेंटर है ना ये बना रहे हैं ये भुवनेश्वर में, तो ये काफी सही है। इन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड्स भी बताए कि 2020 में कुछ 2000 केसेस निकल के आए एंड उसके बाद से ईयर ऑन ईयर 5.5% की ग्रोथ होती जा रही है साइबर क्राइम्स में। तो ये ओडिशा स्टेट जो है काफी अच्छी प्रोएक्टिवली वर्क कर रही है साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, भले वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हो या अलग अलग कैटेगरी के जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं, इनको ये रोकने के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर बना रहे हैं। एंड मुझे लगता है हर स्टेट में इस तरीके का एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होना चाहिए जो पुलिस फोर्सेस को भी सपोर्ट करे। लॉस्ट फोन्स हो गए, चोरी के फोन्स हो गए, सिम कार्ड हैक्स एंड इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो अलग अलग होती हैं एंड इन सब में इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाला यूनिट प्रोएक्टिवली वर्क करे। मुझे काफी बढ़िया लगी, आपको लगी हो तो नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट अपडेट एयरटेल की तरफ से है एंड एयरटेल अब AI को लेके आ रहा है हमारे कस्टमर सेंटर में। जब हम कॉल करते हैं ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहता है, ये जो पूरी ट्रेजेक्टरी रहती है, इसको पूरा मॉनिटर करेंगे, इसको इंप्रूव करेंगे एंड इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया है एनवीडिया से। अब एनवीडिया इसमें एयरटेल की क्या हेल्प करेगी, ये लोग एक ऐसे AI के ऊपर काम कर रहे हैं जो मॉनिटर करेगी कॉल्स जो हम करते हैं कस्टमर केयर पे। सो बेसिकली जैसे कि हमने कॉल किया कस्टमर केयर पे, कोई अपनी एक क्वेरी डाली एंड काफी सारी चीजें इंक्लूडिंग द लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन कि भाई क्या कस्टमर मांग रहा है, उनके कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स क्या रिप्लाई दे रहे हैं, ये जो पूरा टाइम है कॉल का इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि अगर किसी कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने काफी देर कॉल होल्ड पे कर दिया क्योंकि उसको वो डिटेल्स फैच नहीं हो पा रही हैं जो कस्टमर को उसको देनी है, तो इस चीज को
इसको एयरटेल अब डीपली मॉनिटर करेगा अपने एंड पे कि क्यों कस्टमर सपोर्ट टीम को इतना ज्यादा टाइम लग रहा है उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। एंड इस एआई की मदद से वो जब डिटेक्ट कर लेंगे कि क्या एक्चुअल डिले हो रहा है, उसको फिर वो लोग अपने बैक एंड पे रिजॉल्व करके उसको फाइनली एक ऐसा सॉल्यूशन दे देंगे वहां पे, जिससे ये जो कॉल टाइम है ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाए। वैसे आप भी इस बात पे अग्री करोगे कि मोस्टली सारी एमएनसीज ने कॉलिंग सपोर्ट काफी सारे हटा दिए हैं एंड अब एफएक्यूज एंड ऑटोमेटेड बॉट्स के ऊपर आ गए हैं सब चीज। लेकिन कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसपे कॉल सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। ये देखते हुए कि कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है नंबर ऑफ यूजर्स में, तो इनको उसके साथ भी कोप अप करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एआई की एंट्री हो रही है फाइनली। अगली अपडेट है पेटीएम को लेके एंड पेटीएम यूपीआई लाइट यहाँ पे अब इनेबल कर दिया है। 200 रुपए तक की पेमेंट कोई यूपीआई पिन डालने की नीड नहीं पड़ेगी एंड ये पेटीएम ने ऑन कर दिया है अपने एंड पे। बेसिकली इसको प्रमोट करने के लिए 100 रुपए का कैशबैक भी दे रहे हैं कि भाई आप पेटीएम यूपीआई लाइट एक्टिवेट करो, 1000 रुपए का बैलेंस लोड करो एंड इसके बाद आपको 100 रुपए का कैशबैक पेटीएम अपनी तरफ से दे रहा है कि आप यूज टू हो जाओ इसको चलाने के। यूपीआई पिन के बिना पेमेंट ट्रांसफर करना अप टू 200 रुपीज। अ गुड आइडिया और नॉट, आप मुझे नीचे बता सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल है, आपको अगर सही लगता हो तो बताना। लेकिन एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि बैंक्स के एंड पे सारे बैंक्स अभी ये यूपीआई लाइट विदाउट पिन वाला ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। सिर्फ 9 बैंक्स हैं जिसमें से मोस्टली सारी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, सिर्फ 2 प्राइवेट बैंक्स हैं जो हैं कोटक महिंद्रा एंड एचडीएफसी बैंक जो ये सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी की सारी बैंक्स अभी तक एनरोल नहीं हुई हैं। जो बाकी सारी गवर्नमेंट बैंक्स एक्टिवेट हो चुकी हैं उसकी मैं लिस्ट यहाँ पे लगा दूंगा। अगली अपडेट है हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वर्सेस सारे के सारे टेलको ऑपरेटर्स। सीन ऐसा है कि टेलको ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना वो भी सेम काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है नेटवर्क्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस वजह से यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए। तो ये लोग मतलब कि एयरटेल, जियो एंड ये जो पूरी इनकी एसोसिएशन बनी हुई है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI, ने ये प्रपोज करा है कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon जैसे जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ही देते हैं लोगों के बीच में, लेकिन लोग इनकी सर्विसेज को इसीलिए यूज कर पा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया क्योंकि टेलको ऑपरेटर्स सब जगह अपना पैसा खर्च करके नेटवर्क्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रपोज करा है कि जो भी नेटफ्लिक्स एंड Amazon कमाई करते हैं उसका एक शेयर रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे बनाया जाए। इनकी कमाई का हिस्सा थोड़ा सा बेसिकली सारे टेलको ऑपरेटर्स को चाहिए, ऐसा इन्होंने प्रपोज करा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऑब्वियसली ओटीटी कंटेंट वाले सारे प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि भैया हम तो स्ट्रीमिंग करते हैं एंड यूजर्स हमारे पास आते हैं तो डेटा यूज होता है एंड वो डेटा वो लोग आपसे खरीदते हैं, तो इवेंचुअली हम आपको बिजनेस दे रहे हैं। तो ये इनकी नोकझोंक चल रही है भाई दोनों में। आप बताओ नीचे कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, क्या ओटीटी वाले अपनी जगह सही हैं, क्या टेलकोस वाले अपनी जगह सही हैं, या फिर मेरे हिसाब से तो ये एक पैरेलल सी सिचुएशन है कि एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो पहला है, दोनों ही एक दूसरे को बिजनेस दे रहे हैं। डेटा वाला डेटा दे रहा है एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज वाला स्ट्रीमिंग, तो लोग डेटा भी यूज कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग भी यूज कर रहे हैं, इवेंचुअली दोनों को बिजनेस मिल रहा है। आप बताओ आपका ओपिनियन नीचे कमेंट करके एंड लेट्स सी कितने लोग क्या कहते हैं। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो है वी की तरफ से। वी ने एंट्री करी है ई स्पोर्ट्स के अंदर एंड इन्होंने अपनी वी ऐप के अंदर गेमर जी के साथ पार्टनरशिप करके ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। ऐसा पहले भी वी ने काफी बार करा है, गेम्स के लिए काफी सेंट्रिक हैं ये लोग एंड सारे यंग मोबाइल गेमर्स को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस बारी बहुत सारे जॉनर्स में बता रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी में गेम्स जैसे कि रेसिंग, क्रिकेट, बैटल रॉयल, इंक्लूडिंग COD मोबाइल, ऐसे बहुत सारे गेम्स ये लोग लेके आने वाले अपने प्लेटफॉर्म पे। तो हो सकता है आगे चल के ये टूर्नामेंट्स वगैरह भी होस्ट करें। आपको क्या लगता है भाई ई स्पोर्ट्स इवेंचुअली इंडिया में कितना बड़ा मार्केट बन सकता है? क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं PUBG, न्यू स्टेट टाइप के भी गेम्स ये लोग लेके आने वाले हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारा मतलब ऐसा ना, हर कंपनी गेमिंग के अंदर घुसती चली जा रही है, जहां गेम नहीं भी खेलने वहां भी खेल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो क्या आप गेमिंग वेमिंग करते हो या फिर नहीं। अगर खेलते हो तो कौन से गेम्स, सिर्फ मोबाइल गेम्स या पीसी गेमिंग में ही मजा आता है? तो यही कुछ था आज के इस पूरे एपिसोड में। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।